हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चंस एसएससी जेईई 2023 के 9 अक्टूबर के शिफ्ट में आए हुए थे, उनको सॉल्व करेंगे और उनको जो है डिटेल एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अगर मैं बात करूं, तो इससे पहले हमने बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस एसएससी जेईई 2023 में आए थे, चाहे वो 9 अक्टूबर के हों, चाहे वो 10 अक्टूबर के हों, हमने उनको सॉल्व किया, उनको समझा और सीखा। इसके साथ-साथ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। मैंने आपको बताया था कि जो 11 अक्टूबर वाला शिफ्ट है, उसके जितने भी क्वेश्चंस आए थे, उनको जो है आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है? तो आई होप कि आपने जो है बीएमसी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा और आज जो है हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली 9 अक्टूबर में जितने क्वेश्चंस आए थे, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे और जो पिछला वीडियो था, उसमें जो है जितने भी मतलब 3 शिफ्ट के बारे में हमने बात की थी और तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस जो है आपको कंपाइल फॉर्म में मिले थे। बट अब जो है वो जो है अलग-अलग शिफ्ट का अलग-अलग वीडियो बना के मैं करूँगा, जिससे कि जो है वीडियोज़ छोटे होंगे और इससे जो है मेरे लिए भी कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और मैं जो है और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा और अच्छी तरह से हम लोग चीज़ों को समझ पाएँगे और पढ़ पाएँगे। ठीक है? तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर जो भी मेरे कोई ऐसे दोस्त हैं जो पहली बार हमारे हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार उन्हें हमारी वीडियो मिल रही है, तो उनसे एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग का, जिसमें यहाँ पे ये बेसिकली जो है एयर पॉल्यूशन का क्वेश्चन है। और मैं आपको एक, अगर मुझसे कोई अगर सजेशन लेना चाहे, तो ये मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो एयर पॉल्यूशन और जो नॉइज़ पॉल्यूशन वाला चैप्टर है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पोर्शन है, उसे आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो काफ़ी छोटे हैं और इनसे जो है काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन्हें कभी भी जो है नेग्लेक्ट करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाते हैं, बट जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो लास्ट में होते हैं, उन्हें हम नहीं पढ़ के जाते और जिनकी वजह से जो है कहीं न कहीं जो है हमें एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं, घाटा से आना पड़ता है, लॉस देखना पड़ता है, क्योंकि उनसे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना? तो ये जो क्वेश्चन है वो उसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल आपको दिख सकता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो है 3 एयर पॉल्यूटेंट दिए गए हैं, कार्बन मोनोक्साइड, हैलोजेनेटेड सॉल्वेंट्स और हाइड्रोकार्बन्स, और पूछा है कि इनसे जो है किस तरह के जो है हमें ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखिए, अगर इसे हम सॉल्व करें, तो जो हमारा कार्बन मोनोक्साइड होता है, उसके बारे में अगर आप भी जानते होंगे और मैं भी अगर बताऊँ आपको, तो जो कार्बन मोनोक्साइड होता है, वो जो है आके हमारी जो बॉडी है, अगर हम इनहेल करते हैं, तो जब हम इनहेल करते हैं, तो जो हमारा कार्बन मोनोक्साइड है, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो जो है आकर हमारे हीमोग्लोबिन से जो है रिएक्ट कर जाता है। ठीक है? वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाता है और कहीं न कहीं जो है उसकी वजह से जो है हमें एक डिसीज़ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्फिक्सिया। यानी कि कार्बन मोनोक्साइड की वजह से कौन-सा डिसीज़ होता है? एस्फिक्सिया। यानी कि ए का ए होगा, जो कि हमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हैलोजेनेटेड सॉल्वेंट्स की, ठीक है? तो जो हैलोजेनेटेड सॉल्वेंट्स होते हैं, ये जो है कहीं न कहीं जो है इनका जो है इफ़ेक्ट जो होता है, वो लीवर्स पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये जो है अटैक्स द लीवर, यानी कि दूसरा वाला जो बी का जो है कैपिटल बी हो जाएगा, ठीक है? बी का जो है कैपिटल बी हो जाएगा। और बात करें अगर हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कि कैंसर कॉज़िंग होती है, ठीक है? तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं और जो कि कैंसर के कॉज़ बनते हैं। तो जो सी होगा उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल बी और सी का कैपिटल सी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आया था? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ आल्सो नोन एज़। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम लोग और क्या कहते हैं? तो स्ट्रीट स्वीपिंग नहीं, ऑब्वियसली स्ट्रीट स्वीपिंग एक पार्ट होता है, बट इसे हम मतलब ये एक बस पोर्शन है ना? इसे हम पूरी तरह से नहीं कह सकते। लिएचेट तो एक दूसरा टर्म है, इसे भी नहीं कहते। म्युनिसिपल रबिश, हाँ, म्युनिसिपल रबिश हो सकता है, बट ये सिर्फ रबिश के बारे में बात की जा रहा है और यहाँ पे पूरे जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं उनके बारे में बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ये होगा, ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा रेफ्यूज़, है ना? रेफ्यूज़ जो है वो जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको जो है कहीं न कहीं जो है इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये जो है चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो म्युनिसिपल रबिश है, बहुत लोग को ये डाउट होगा कि हम म्युनिसिपल रबिश कह सकते हैं, बट मेरे भाई, जो म्युनिसिपल रबिश होता है उसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ऐसे मटेरियल्स आते हैं जो कि जो है नॉन कंपोस्टेबल होते हैं, है ना? जो कि नॉन कंपोस्टेबल, जैसे कि ग्लास हो गया, है ना?
जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, ये सभी चीज़ें, ग्लास, प्लास्टिक, इन सब चीज़ें जो है ये रबिश में आ जाती हैं। ठीक है, तो म्युनिसिपल रबिश जो है एक पर्टिकुलर नॉन बायोडिग्रेडेबल या फिर एक कह सकते हैं कि नॉन कंपोस्टेबल क्या बोलते हैं पोर्शन को जो है इंडिकेट करता है। बट जो रेफ्यूज़ है वो जितने भी ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हमें आवश्यकता नहीं है, जिनको हमने रेफ्यूज़ कर दिया है, ठीक है, जिसे हमने फेंक दिया है, उसे जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन जो है ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप सिस्टम, है ना, यानी कि यहाँ पे जो है हमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप सिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, तो स्लुइस वाल्व आर प्रोवाइडेड ओनली वंस एट द स्टार्ट ऑफ पाइप सिस्टम, है ना, यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो स्लुइस वाल्व है वो जो है हम लोग सिर्फ एक बार देते हैं पाइप सिस्टम में, वो भी जब शुरुआत करना होता है तब। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। स्लुइस वाल्व जो होता है वो हम बेसिकली देते हैं जिससे कि हम जो है अपने वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकें, है ना। तो इसे जो है हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे दें, इसे हम कई बार एंड्स पे देते हैं, मतलब कई जगह पे दे सकते हैं। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट वो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, एयर वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट ऑल द लो पॉइंट्स। तो देखिए, जो एयर वाल्व्स होते हैं ना उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो भी हमारे वाटर पाइप में एयर है वो क्या हो, वो बाहर निकल जाए। और ये जो है बेसिकली हम जो है समिट पॉइंट्स पे देते हैं। कहाँ पे देते हैं, समिट पॉइंट्स। समिट पॉइंट्स मतलब क्या होते हैं, समिट पॉइंट्स मतलब होते हैं हाई पॉइंट्स, है ना। जैसे आपने ये कोई अगर पाइप है तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसे हम समिट पॉइंट कहते हैं, और ये जो यहाँ पे है हम एयर वाल्व देते हैं। ऑब्वियसली आपको भी पता होगा कि अगर कोई पाइप है और पाइप में अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो जो एयर होगा वो आके यहाँ पे स्टक होगा ना, यहाँ पे आके तो स्टक होगा नहीं, यहाँ पे आके स्टक होगा। तो हम यहाँ पे एयर वाल्व देते हैं जिससे कि जो वो एयर है वो निकल जाए और जो हमारा फ्लो है वो अच्छी तरह से बना रहे। तो ये भी पॉइंट जो है गलत है क्योंकि ये जो है हाई पॉइंट होना चाहिए था। उसके बाद क्या कह रहा है, ड्रेन वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड एट ऑल द हाई पॉइंट्स। ड्रेन वॉल्व्स किस लिए होते हैं, तो ये जो है जो भी ग्रीट हो गया, जो भी मटेरियल जो है जैसे लाइक ग्रीट, है ना, जो भी ग्रीट हो गया या फिर जो भी सिल्ट कंटेंट हो गया जो आके पाइप में जमा होते हैं, उन्हें जो है निकालने के लिए हम लोग ये ड्रेन वॉल्व्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो ड्रेन वॉल्व्स हैं इन्हें ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड एट ऑल द हाई पॉइंट्स। तो अगर इसे हम हाई पॉइंट पे देंगे तो ये जो है जितने भी सिल्ट या फिर जितने भी मतलब हमारे डेब्रिस हैं उन्हें वो कहाँ पे होंगे, वो ऑब्वियसली नीचे बैठे होंगे, है ना, लो पॉइंट्स पे होंगे। और ये कह रहा है हाई पॉइंट्स पे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी कि जो चौथा स्टेटमेंट है वही सही होगा। ऑब्वियसली 4 स्टेटमेंट होते हैं, 3 को आपने गलत साबित कर दिया, चौथा आपका सही हो जाएगा। और इसे आप पढ़ भी सकते हैं, क्या कह रहा है, ड्रेन वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट ऑल द लो पॉइंट्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अब देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं सीवेज के ट्रीटमेंट की, तो सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, है ना। तो अगर आप बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसमें बेसिकली हम लोग जो है फिजिकल मैटर से ही क्या बोलते हैं डील करते हैं। जस्ट लाइक ग्रीट हो गया, डेब्रिस हो गया, बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए, है ना, जैसे कि वुड हो गया, ये सब चीज़ें, प्लास्टिक हो गए, इन सबको हम लोग निकालते हैं, है ना। और इसके साथ साथ जो है जो भी आपके ऐसे मटेरियल है लाइक जो ऑयल्स हो गए, ग्रीस हो गए, जो आपके सीवेज में है, उनको भी हम लोग जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही निकालते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है इसमें जो है हम लोग बैक्टीरिया के साथ डील करते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है बैक्टीरिया के साथ डील करते हैं। जितने भी ऐसे मटेरियल हैं, मतलब जितने भी हमारे सीवेज में ऐसे पोर्शन है जिनको जो है हमें और सिंपल फॉर्म में लाना होगा, जिससे कि जो है हमें कहीं ना कहीं डिस्पोजल में दिक्कत ना हो, है ना। तो आइए ऑप्शंस को चेक करते हैं और पता करते हैं कि इनमें से कौन सा जो है हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। तो देखिए, स्किमिंग टैंक, ट्रिकलिंग फिल्टर, कॉन्टैक्ट बैट्स और सैंड फिल्टर्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पहला ऑप्शन है स्किमिंग टैंक, ये जो है आपका प्राइमरी क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो है पार्ट है ना। क्योंकि इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारे ग्रीस या फिर जो भी हमारे ऑयल जो मटेरियल्स होते हैं, ऑयली या फिर ग्रीसी फैटी मटेरियल्स होते हैं, जो भी हमारे सीवेज में अवेलेबल होते हैं, उनको हम लोग जो है स्किमिंग टैंक के थ्रू जो है बाहर करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो स्किमिंग टैंक जो होता है वो हमारा प्राइमरी क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट का
प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। तो इसलिए जो है ये जो है, क्योंकि ये प्राइमरी पार्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेकेंडरी के लिए पूछा है कि कौन सा सेकेंडरी का नहीं है, तो ये सेकेंडरी का नहीं है, प्राइमरी का है, तो ये जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सेक्शन फैक्टर एंड द hydraulic depth for a rectangular channel are 40 meter and 4 meter respectively, then calculate the top width of the channel। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है हमें बता रहा है कि जो हमारा सेक्शन फैक्टर है और जो हमारा हाइड्रोलिक डेप्थ है वो कितना कितना है, वो 40 मीटर है और 4 मीटर है। अब यहाँ पे जो है एक टर्म यूज़ हुआ है सेक्शन फैक्टर, ठीक है। ये सेक्शन फैक्टर क्या होता है, तो ऑब्वियसली बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ये क्या होता है ना, जो सेक्शन फैक्टर होता है वो प्रोडक्ट होता है ए इंटू अंडर रूट में जेड का, इसका ए इंटू अंडर रूट में जेड का। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए जो है वो आपका वेटेड एरिया है, ठीक है। ए क्या है, वेटेड एरिया है। और जेड क्या है, तो जेड जो है वो आपका क्या है, वो आपका जो है हाइड्रोलिक डेप्थ है। क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है। जेड क्या है आपका, हाइड्रोलिक डेप्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे अब देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि जो हमारा हाइड्रोलिक डेप्थ है वो कितना है, वो 40 मीटर है ना, वो कितना है, 40 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी हमें जो है हमारा हाइड्रोलिक डेप्थ कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, और सेक्शन फैक्टर कितना दिया है, 40 दिया है। तो सेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 40, यहाँ पे एरिया में नहीं प्रोवाइड किया है, और अंडर रूट में कितना 4, जो कि हाइड्रोलिक डेप्थ का वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें ये 2 मिल जाएगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे ये 40, इसको सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है हमें पता है कि हाइड्रोलिक डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू वेटेड एरिया अपॉन टॉप वेट, ठीक है। तो हमें जो हाइड्रोलिक डेप्थ का वैल्यू मालूम है कितना, 40 मीटर, ठीक है। 40 नहीं, सॉरी 4 मीटर, बार बार कन्फ्यूजन, ठीक है। 4 मीटर कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर इज इक्वल टू वेटेड एरिया कितना है, हमें वेटेड एरिया हमें पता चल गया 20 है, अभी भी हमने निकाल लिया, ठीक है। और टॉप विड्थ का वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता तो हमने उसे टी रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि टी इज इक्वल टू कितना है, 5 मीटर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पता चल जाएगा। तो ए का मतलब जो हमारा टॉप विड्थ का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक फैक्टर है सेक्शन फैक्टर, उसे जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार नहीं बताया गया, नहीं हम जानते थे। तो ये जो है एक नया टर्म था जिसे हमें जानना था, सीखना था। ये क्या होता है, वेटेड एरिया इंटू अंडर रूट में हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है, ए इंटू अंडर रूट में जेड, ऐसे आप याद रख सकते हैं, या फिर ए इंटू अंडर रूट में डी भी आप याद रख सकते हैं, जिससे कि जो है आपको मतलब दोनों जगह पे डी डी रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे भी डी है, वहाँ पे भी डी है, तो बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई 5वें क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द बेस्ट सूटेड कंडीशन फॉर एनर्जी रिकवरी फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, यानी कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन है, जिसके थ्रू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी की रिकवरी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो क्या क्या है, पहला है प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर सच एस मेटल, हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट, प्रेजेंस ऑफ मोर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्लास एटसेट्रा, और चौथा है मोर मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बेस्ट सूटेड है, जिसके थ्रू जो है हम लोग एनर्जी की रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ के भी पता चल गया होगा, बहुत ईजी है, कि जो आपका दूसरा ऑप्शन है हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट, ऑब्वियसली हाई कैलोरीफिक वैल्यू का सॉलिड वेस्ट रहेगा, जैसे कि वुड हो गया, है ना, वुड या फिर कोल हो गया। तो ये ऐसे जो वेस्ट होते हैं, वुड या फिर कोल बेस्ड अगर कोई वेस्ट है, तो उनका जो है वैल्यू जो होता है कैलोरीफिक वैल्यू वो बढ़िया होता है। तो उसके थ्रू जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है अच्छे एनर्जी की रिकवरी कर सकते हैं। तो बी जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, पंप हैज़ टू पंप वाटर थ्रू अ पाइपलाइन ऑफ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड एट अ रेट ऑफ 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, हम वहाँ पे लिखते चलते हैं साइड में, ठीक है। क्या क्या दिया है, हाइट दे रखा है h इजिकल्स टू 10 मीटर, क्यू दे रखा है हमें कितना 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। इसके बाद क्या रखा है, द वाटर इन अ सम्प टैंक इज 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, है ना। इसके बाद ये तो एच है, ये एच एस की अगर हम बात करें तो 5 मीटर दे रखा है। उसके बाद क्या रहा है, नेग्लेक्ट हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन द पंपिंग पावर रिक्वायर्ड वुड बी, मतलब कि यहाँ पे हमें जो पंप है उसका पंपिंग पावर बताना है कि कितना होगा, जिससे कि जो है हमें ये क्यू मिल सके इस हाइट के लिए। और जो हमें हेड लॉस है वो ये नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना है, हमें यहाँ पे जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या, कि P इज इक्वल्स टू रो जी, P इज इक्वल्स टू रो जी क्यू एच, क्या है, P इज इक्वल्स टू रो जी क्यू एच।
इसको अगर मैं बात करूँ, अगर मैं थोड़ा सा डिराइव करके बता दूँ, क्योंकि मैंने आपको जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है, और ये जो है पार्ट है, ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी पार्ट है, और आप कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन का भी पार्ट है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमें पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना। ये होता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। जो वर्क की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वर्क को हम एनर्जी भी कह सकते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ फार्मूला। तो वर्क क्या हम कर देंगे, mgh, है ना। वर्क को हम लोग mgh लिख सकते हैं, mgh अपॉन टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम m को जो है चेंज कर देंगे किस फॉर्म में, तो आपको पता है कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ पे हम m को चेंज करेंगे तो हमारा रो वी आ जाएगा। ठीक है, तो रो वी जी एच अपॉन टी हो गया, है ना। हमें पता है कि v अपॉन टी का वैल्यू क्या होता है, ये v वॉल्यूम है, t टाइम है, v अपॉन टी क्या हो गया आपका, q हो गया। तो आपको मिल जाएगा क्या, रो क्यू जी एच, या फिर आप कह सकते हैं कि रो जी क्यू एच, क्या रो जी क्यू एच, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है पावर का, और सेम फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और आप सॉल्व करके देख लीजिएगा और बताइएगा, इसका आपको बताना है कि कमेंट करके बताना है कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद कमेंट करके बताना है कि इस फॉर्मूला पे रखने पे, रोजी क्यूएच के फॉर्मूला पे रखने पे आपको कौन सा जो है ऑप्शन मिल रहा है। ओके, ये आपका होमवर्क हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पंप should be selected in order to pump the sewage from a septic tank to the water treatment plant, है ना, टू द वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है वो। तो मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा पंप है जो कि बेस्ट होगा, जिसको आप लोग सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग जो है सेप्टिक टैंक से जो है हम लोग सीवेज को जो है पंप कर सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन है स्क्रू पंप, प्रोग्रेसिव कैविटी पंप, वर्टिकल सम पंप, या फिर सबमर्सिबल पंप। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा सबमर्सिबल पंप। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पंप होते हैं ना, वो नॉन क्लॉग पंप होते हैं। नॉन क्लॉग पंप मतलब ये कि अगर आप इनके थ्रू पंप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है हमें सेप्टिक टैंक में पंप करना है ना, सेप्टिक टैंक से सीवेज को निकाल के वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम तक भेजना है। तो सेप्टिक टैंक में आपको पता होगा कि वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होंगे। ऑब्वियसली जो सीवेज है वो कैसा होगा, क्लोगेबल होगा, मतलब कि फंसने वाला होगा, फंस सकता है वो। तो उससे बचने के लिए जो है हम लोग जो है सबमर्सिबल पंप का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें जो है ये दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड वेस्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप कह सकते हैं कि एक मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसे जो है मतलब कह सकते हैं कि थियरी अगर आपने पढ़ा होगा बुक का तो ही आपको पता होगा ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शन आप देखिए क्या कह रहा है, कैसे कैसे स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। और क्या है ये स्टेटमेंट, ये देखिए। पहला स्टेटमेंट है, द रेफ्यूज ऑफ अ टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ लेस गार्बेज परसेंटेज बाय वेट देन दैट सिटी ऑफ यूएसए। ठीक है, मतलब कि जो इंडियन में, जो टिपिकल इंडियन सिटीज़ में क्या बोलते हैं, जो आपका रेफ्यूज़ निकलता है उसमें जो गार्बेज का परसेंटेज है बाय इन टर्म्स ऑफ वेट, वो क्या कहते हैं, कम है, क्या बोलते हैं, इन कंपेरिजन ऑफ यूएसए के सिटी से। अगला स्टेटमेंट है, द रेफ्यूज ऑफ अ टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ लेस डेंसिटी देन दैट ऑफ अ सिटी इन द यूएसए। मतलब कि जो डेंसिटी है इंडियन रेफ्यूज़ का, क्या वो ज़्यादा है क्या बोलते हैं, इन कंपेरिजन ऑफ यूएसए के। उसके बाद अगला ये है स्टेटमेंट है, द रेफ्यूज ऑफ अ टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ मोर रबिश परसेंटेज बाय वेट देन दैट ऑफ अ सिटी इन द यूएसए। ठीक है, और चौथा है, द रेफ्यूज ऑफ अ टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ मोर गार्बेज परसेंटेज बाय वेट देन दैट ऑफ अ सिटी इन द यूएसए। तो यानी कि ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जो है इन चारों स्टेटमेंट्स में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे इन चारों स्टेटमेंट्स में जो है हमारे जो हमारा कोई इंडियन सिटी है, अगर कोई नॉर्मल इंडियन सिटी है, तो उनमें से जो आपको रेफ्यूज़ मिल रहा है, और जो आपका कोई यूएसए या फिर कोई अमेरिका, आप कह सकते हैं यूएसए अमेरिका एक ही बात हुई, जो आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई अगर सिटी है, ठीक है, अगर कोई यूएसए का सिटी है, तो उससे जो रेफ्यूज़ मिल रहा है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। इंडियन यानी कि इंडियन रेफ्यूज़ को और यूएसए के रेफ्यूज़ को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, और हमें बताना है कि इनमें जो है किसकी जो है क्या बोलते हैं, डेंसिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि वेट जो है मतलब इनमें जो है रबिश का वेट ज़्यादा होता है या फिर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो चौथा ऑप्शन है, ठीक है, जो आपका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है
कि द रेफ्यूज ऑफ अ टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ मोर गार्बेज परसेंटेज, यानी कि हमारे जो इंडियन सिटी में जो हमारा रेफ्यूज मिलता है उसमें जो गार्बेज का परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ वेट, वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है डेट ऑफ अ सिटी इन द यूएसए, यानी कि यूएसए के सिटी से। और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको किसी भी तरह का लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है प्योरली क्या बोलते हैं आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने बुक रीड की होगी जहाँ पे इसके बारे में बात किया गया होगा तो ही आप बता पाएंगे, अदरवाइज ये एक फैक्ट है, ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि फैक्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो गया, आपको इसे देख लेना है। और बहुत सारे मतलब ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, है ना। कुछ आपको मतलब 100% में से 10 to 15% आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि प्योरली जो है फैक्ट बेस्ड होंगे, और जिनको जो है कहीं ना कहीं आपने नहीं पढ़ा होगा, जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा या फिर मतलब उन्हें देखना ही पड़ेगा। तो ये उनमें से एक क्वेश्चन था जो कि 9 अक्टूबर को पूछा गया था, ठीक है। तो हमने इसके बारे में भी जान लिया। तो ये थे कुछ 9 क्वेश्चन, ठीक है, ये थे कुछ 9 क्वेश्चन जो कि 9 अक्टूबर में जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से पूछे गए थे, और जिनके बारे में हमने ये बात कर ली इस सेशन में। अब अगले सेशन में हम लोग 10 अक्टूबर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ही जो है बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनका जो है सेल OCTT का एग्ज़ाम है 17 तारीख को, तो उनके बारे में भी जल्दी एक वीडियो आ रही है उनसे, उनके लिए डेडिकेटेड। तो जो भी जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो जो है क्या बोलते हैं बी प्रिपेयर, वो प्रिपेयर हो जाएँ। और हम लोग जो है लास्ट मिनट टॉक्स करेंगे जिनमें हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं जो हमें एग्ज़ाम में करने से बचना चाहिए, और क्या-क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें करना चाहिए जिससे कि हम जो है अपनी एफिशिएंसी को और इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। जिन भी दोस्तों को ये वीडियो पहली बार मिल रहा है, जो भी दोस्त पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, उनके लिए एक हम्बल से रिक्वेस्ट है कि वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो और हम, यानी कि आप हम और आप, हम दोनों मिलकर जो है एक साथ पढ़ाई करके अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकें, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और किसी भी तरह का सजेशन हो, किसी भी तरह का क्वेरी हो, तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, जिससे कि मैं उन्हें अगले वीडियोज़ में या फिर अगले लेक्चर्स में क्लियर आउट कर सकूँ। और किसी भी तरह का सजेशन हो जिसके थ्रू जो है हम इन वीडियोज़ को और भी हेल्पफुल बना सकते हैं, तो उसे भी देने में तनिक भी झिझकिएगा नहीं, और ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।